हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। तो देखो भाई, आज हम बात करते हैं सबसे पहले जितनी भी हमारी वीडियो है सारी वन शॉट होगी। ठीक है भाई, वन शॉट इन द सेंस अगर मैं तुमसे नॉर्मली बोलूं कि भाई जितने भी हम चैप्टर करने वाले हैं ये सारे चैप्टर वो हैं, जैसे मान लो कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, ठीक, जिसको हम अर्थशास्त्र बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है, पहला चैप्टर हमारे पास है, इसको विकास बोलते हैं। भाई पहले हमें बताना चाहिए विकास का मतलब क्या होता है। ठीक है, विकास को समझने से पहले हमें दो वर्ड समझने हैं। मेरे पास एक होता है मान लो वृद्धि, दूसरा मेरे पास देखो एक मतलब वृद्धि, दूसरा होता है विकास। ठीक, पहले समझो वृद्धि का मतलब क्या होता है। वृद्धि का मतलब किसी एक चीज में बढ़ोतरी होना। ठीक है, विकास का मतलब है हर एक चीज में बढ़ोतरी होना। मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि हमारे देश में पैसों की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब सिर्फ एक चीज में वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर बोल दो ना हमारे देश का विकास हो रहा है, इसका मतलब है सब कुछ बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, लोगों की एजुकेशन बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रही है। ठीक है, जितनी चीजें ना वो सारी सारी चीज भाई एक लेवल पे आराम से बढ़ रही है। तो इसमें जो पहला मेरे पास लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। भाई अर्थव्यवस्था कह रही एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रिया, भाई पहले हम बताना चाहिए आर्थिक क्रिया क्या होती है। वो सारी क्रिया जो पैसों से संबंधित होती है उसको हम बोलते हैं आर्थिक क्रिया। तो वही कह रहे कि एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक, ये मेरे पास एक ऐसा ढांचा है जिसके अंदर जो लोगों की जितनी भी आर्थिक क्रिया ना उन सबकी पढ़ाई की जाती है। हम बताते हैं भाई कौन कौन सी आर्थिक क्रिया, कौन कौन सी गैर आर्थिक क्रिया है। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले मेरे पास आर्थिक क्रिया वो है जिनका संबंध क्या है, पैसों से होता है। ठीक है, और गैर आर्थिक क्रिया वो क्रिया होती है जिनका संबंध पैसों से नहीं होता। ठीक है, तो मेरे पास है इसमें अगला है कि विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न एवं परस्पर विरोध कैसे हैं। ठीक है, हम ये बात करते हैं कि भाई जो विकास के लक्ष्य हैं, मतलब कि अगर हम देश का विकास करना चाहते हैं तो वो अलग अलग कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले कह रहे कि प्रत्येक व्यक्ति, मतलब कि हर एक अलग व्यक्ति या समूह, ठीक है, कोई सा व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, हर एक व्यक्ति उसके मन में विकास की धारणा अलग होती है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं हूं, ठीक, मैं क्या चाहूंगा, अपना विकास क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा भाई मैं एक ना बहुत ही मतलब कि हाईली क्वालिफाइड टीचर हूं। ठीक, उसके बाद क्या है, मैं ऐसा चाहूंगा कि पूरी दुनिया मेरे को जाने। ठीक है, अब मान लो ऐसे अगर कोई है कि अगर ऐसा बोल दूं कोई डांस करने वाला है, ठीक है, वो भी क्या चाहेगा कि मैं बहुत अच्छा डांसर बन जाऊं। तो हर एक इंसान के अंदर क्या विकास के लिए ना अलग अलग धारणा होती है। तो कह रहे प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। हर एक इंसान का ना वो अपने आप को विकसित कब बोलेगा, सबके मन में अलग अलग बातें होती है। ठीक है, कि मैं ऐसा विकसित हो जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा। तो वही कह रहे कि विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं और कई बार इनकी प्रकृति मतलब प्रकार परस्पर विपरीत भी हो सकते हैं। ठीक है, और कई बार विपरीत होते हैं। जैसे मान लो मैं तुमसे ऐसा बोल दूं एक काम है, उस काम से किसी का फायदा भी होता है और किसी का नुकसान भी होता है। ठीक है, जैसे मान लो कोरोना हुआ था। ठीक है, कोरोना के टाइम पे जिनको कोरोना हुआ है उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन जो सैनिटाइजर वगैरह बेच रहे हैं बहुत फायदा हुआ उनको। ठीक है, तो ये वाली बात चलती है। तो मैं तुमसे बस इतना बोल रहा हूं कि भाई जब भी अगर हम कोई ऐसी बातें करते हैं ना, सबसे पहला ये आता है कि हर एक इंसान के लिए ना विकास अलग अलग तरीके से। पहले तुम्हें विकास का मतलब पता है, मैं पूरे चैप्टर में विकास विकास बोलता रहूंगा। विकास का मतलब ही ये निकल के आता है कि हर एक चीज में बढ़ोतरी होना। ठीक है, हर एक चीज, जैसे मान लो कि मैं अपना विकास करूंगा ना तो मेरा शरीर ठीक हो, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो, ठीक, गुड पर्सनैलिटी हो, अच्छे खासे कपड़े हो मेरे पास, अच्छा खासा पैसा हो, रहने को मकान, खाने पीने को जो चाहे वो, ठीक, और इतना बैंक बैलेंस हो कि अगर पूरी जिंदगी ना कमाऊं, ठीक है, तो भी क्या मेरे पूरी पूरी लाइफ चल जाए। ठीक, इसको हम बोलते हैं विकास नॉर्मली। ठीक है, फिर कह रहे कि एक के लिए विकास तथा लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। किसी एक का विकास वो किसी दूसरे का विनाश का कारण बन सकता है। जैसे मान लो कि गांव के अंदर क्या हुआ, लोगों ने ना नदी बंद करके वो डैम लगा दिया। ठीक है, अब जो लोग डैम से बिजनेस कर रहे हैं उनका बड़ा तगड़ा फायदा है, लेकिन जो डैम से बिजनेस नहीं कर रहे, ठीक है, उनका क्या घाटा घाटा है। ठीक है, इसके उदाहरण कुछ है। कह रहा नदी पर बांध बनाना, कह रहा वहां के किसान के विस्थापन का कारण बन सकता है। देखो नदी है, वहां पे बांध बना दिया, ठीक है, बांध बनाया तो वहां की सारी जमीन हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो किसान के लिए घाटा है, लेकिन वहां का क्या विकास हो गया। बात समझ गई। तो बस हमें इतना समझना है कि विकास किसी के लिए हानिकारक हो सकता है और किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो सबके लिए विकास एक जैसा नहीं होता। दूसरा कह रहा आय के, भाई पहले आय का मतलब है इनकम, पैसा, ठीक है, सैलरी जो समझो। आय के अतिरिक्त मतलब आय के अलावा
अन्य कारक ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो अब हमें ना ये वाली बात पता होना चाहिए। अच्छा देखो मैं तुमसे क्या बोला कि अगर मैं तुमसे नॉर्मली बोलूँ बच्चों मेरा विकास हो चुका है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। सब कुछ अच्छा चल रहा है इसका मतलब ये हो जाता है सबसे पहली चीज मैं जो सारी बातें बताई, सैलरी अच्छी है, पैसा अच्छा है, गुड लुकिंग है, ठीक है, और कोई बीमारी नहीं है, ठीक। और मान लो मेरे दोस्त वगैरह भी अच्छे हैं, तो अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि आय के अतिरिक्त पैसे के अलावा ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कह रहा आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा व समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल आदि भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सारे के सारे मेरे पास ऐसे कारक हैं जो कि आय के अलावा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं भाई, सुनो, आर्थिक विकास की बात करते हैं। कह रही कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है, ठीक है। देखो आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है। आर्थिक विकास को समझने से पहले हमें प्रति व्यक्ति आय को समझना पड़ेगा। प्रति व्यक्ति आय का मतलब हो जाता है कि हमारे पूरे देश में जितने भी लोग हैं सबने मान के चलो कमाया सिर्फ 10,000 रुपए। कितने कमाए भाई? टोटल 10,000 रुपए कमाए, ठीक। हमारे पूरे दुनिया में पूरे भारत के अंदर ना लोग हैं 100, ठीक। देखो ऐसा होता है ना किसी ने 9,000 रुपए कमा लिए, देखो जैसे मान अंबानी है, अडानी है, ठीक है, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन है, इनकी इनकम कुछ ज्यादा तगड़ी होती है, ठीक। तो इन सब की भी आय को जितनी मान लो कि कोई छोटा सा बेलदार है, सबकी सैलरी जोड़ी, ठीक है, उसको रखा ऊपर, टोटल जितने लोग हैं उसको डिवाइड कर दे नीचे, ठीक। तो ऐसा निकालते हैं प्रति व्यक्ति आय, ठीक। घर जाके ना तुम एक चीज चेक कर लेना, मतलब कि पर पर्सन जो है ना इनकम, ठीक है, इसको जाके चेक करना तुम ना हर एक कंट्री की चेक कर लेना। अमेरिका की टॉप पे चल रही है, अब चीन की उसके बराबर में आ गई है। अमेरिका की 1.5 लाख समथिंग कुछ है, ठीक। हमारे देश में काफी कम चल रही है अभी भी, ठीक है। तो मेरे पास क्या कह रहा है कि पहले पता लग गया होगा सबको कि हमारे पास प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। जब एक देश के अंदर प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है हम उसको आर्थिक विकास बोलते हैं, ठीक है। भाई जो भी करेगा वो वीडियो से भी एक बार करनी है, इसको जो जो बातें लिखनी है वो लिख लेगा आराम से, क्योंकि लिखने का टाइम तो मिलेगा नहीं। अगला है आर्थिक विकास के लिए साक्ष्य की अनिवार्यता। ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसके कारण से हमारा विकास हो सकता है, ठीक है। आर्थिक रूप से हम पैसे के रूप से कैसे अपना विकास कर सकते हैं। पहले पास है कह रहे कि इससे ज्ञान व दक्षता की प्राप्ति होती है, ठीक। सबसे पहले देखो पहले हमें पता होना चाहिए कि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। टॉपिक पढ़ रहे हैं आर्थिक विकास के लिए साक्षरता की अनिवार्यता, ठीक। आर्थिक विकास करने के लिए लोगों को पढ़ा लिखा जरूर होना चाहिए। जो अनपढ़ गवार लोग होते हैं ना भाई उनका आर्थिक विकास होना पॉसिबल नहीं है। क्यों? जैसे मान लो भाई तुम्हें ना बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तुम्हें चलो एक एग्जांपल देके चल रहा हूँ। कोई एक इंसान है उसकी लॉटरी लग गई, ठीक है, उसे मिले 1 करोड़ रुपए, तुम्हें यकीन नहीं होगा ना भाई, जाके पता कर लेना 1 से 2-3 साल के बाद वो दोबारा भिखारी बन जाएगा। जैसे ही उसकी औकात दी दोबारा वैसा आ जाएगा, ठीक। एक फेमस था बाबा का ढाबा, ठीक है, उसका बहुत सारा पैसा आया, ठीक। उसको पैसे का ज्ञान था नहीं, उसने क्या बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल दिया, तुरंत दोबारा उसी पे आ गया दोबारा, ठीक है, दोबारा रेडी पे आ गया। तो पैसे का ज्ञान होना बहुत जरूरी है अपना विकास करने के लिए, ठीक है। मेरे पास दूसरा है रोजगार का स्तर बढ़ता है। भाई अगर हमें आर्थिक विकास का ज्ञान होता है तो हमारे देश में रोजगार का स्तर क्या है? बढ़ना शुरू होता है। और जब रोजगार का स्तर बढ़ता है ना तो इसमें हमारे देश में बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, ठीक है। फिर भाई ये तुम्हारे सिर्फ हेडिंग है, ठीक है, तुम इसके अंदर ना बना के लिखना होता है अगर तुम्हें फुल मार्क्स चाहिए तो, ठीक। अगला कह रहे कि नई तकनीक का प्रयोग व स्तर बढ़ता है। हमारे देश के अंदर ना जैसे ही अगर हम बोल दें आर्थिक विकास हुआ है तो नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगला मेरे पास है लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है। लोग ना अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो पहले टाइम ऐसा था कि लोग ना ज्यादा अपने शरीर का ध्यान रखते थे नहीं, कैसे भी हो जा रहे हैं, ठीक। लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया लोग अपने, देखो जब लोगों के पास पैसा आता है ना तो वो अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। किसी को भी चेक कर लेना, ठीक। किसी के पास थोड़ा पैसा आता है ना सबसे पहले वो बोलेगा भाई कल से जिम जाऊंगा, ठीक है। तो ये वाली बातें होती है, अपने शरीर का ध्यान रखता है वो। उसके बाद अगला कह रहे नए नए उद्योग की स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। और जब इंसान के पास पैसा आता है देखो तो वो क्या है नए नए बिजनेस सोचता है वो, ठीक है। जैसे मान के चलो कि किसी की सरकारी नौकरी है, ठीक, और वो सोचेगा भाई और पैसा कहां से है, ठीक है। ये वाली बात आने की चल रही है। मेरे पास है कि एक देश की आय क्या है, एक देश में आय क्या होती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है, ठीक है, जितने भी वहां के निवासी है ना, ठीक, उन सब की आय को अगर हम जोड़ते हैं हम क्या बोलते हैं देश की आय, ठीक है। तो कह रहे हैं इससे हमारे देश की कुल आय ज्ञात होती है। जैसे हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारे देश का निवासी कौन होता है। हमारे देश का निवासी वो व्यक्ति होते हैं
जो पिछले महीने में मतलब कि पिछले 6 महीने में हमारे देश में रहा हो। वैसे बोलते हैं 182 डेज, ठीक है, 182 दिन अगर वो हमारे देश में रहा है लगातार, ठीक, तो उसको बोलते हैं हमारे देश का निवासी है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी कंडीशन भी होती है इसके पीछे जो तुम्हें पढ़नी नहीं है। फिर कह रहे कि देश के मध्य विकास को नापने वाले कारक, ठीक, जो मेरे पास देश के बीच में ना, हमें कैसे पता लगेगा भी देश का विकास हो रहा है, हमें कैसे पता लगेगा, हम वो पढ़ रहे हैं। कह रहे देश के मध्य विकास को नापने के लिए औसत आय का मतलब है जितने भी पूरे हमारे देश में इनकम हुई है उसको ऊपर और जितने लोग हैं उसको नीचे, डिवाइड कर दो, हमारा आंसर, ठीक है। अगर ये बढ़ रहा है मतलब वही प्रति व्यक्ति आय, अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो बोलेंगे देश का विकास हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय अगर घट रही है हम बोल देंगे देश का विकास नहीं हो रहा, ठीक है। फिर कह रही देश के मध्य विकास को मापने के लिए औसत आय के साथ सार्वजनिक सुविधा की उपलब्धता, जनता के लिए क्या क्या सुविधा उपलब्ध है, अगर बहुत अच्छी अच्छी सुविधा उपलब्ध है बोल देंगे देश का विकास हो रखा है। जिसमें दुबई है वहां पे बस स्टैंड में एसी लगी होती है, ठीक है, उसका अच्छा खासा विकास हो रखा है। और यहाँ तुम देख लो बस स्टैंड तो नहीं यहाँ पे तो, ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ठीक है, जैसे हमारा दिल्ली है, दिल्ली में क्या है कि जो केजरीवाल ने मेडिकल वगैरह खुलवा रखे तो बोल सकते हैं भाई वो व्यवस्था अगला है। जन्म व मृत्यु दर, भाई कितने लोग मतलब कि पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर जा रहे हैं, ठीक, और ये मर क्यों रहे हैं, इन सब का कारण हमें मतलब कि ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, ज्यादा लोग मर रहे हैं, इन सब के भी हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे देश का विकास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अगला है जीवन प्रत्याशा, लोग कितना लंबा जी रहे हैं। तुम्हें देखो भाई लोग ना 60 में मर जाते हैं। पहले के टाइम पे जो लोग हैं वो क्या कि 200 साल जी जाते थे, ठीक है। मतलब देखो 100 तो कंफर्म था, 100 साल तो इंसान पक्का जीता, अब तो 60 तक क्रॉस किया मर गया, ठीक है। अगला है प्रदूषण मुक्त वातावरण, ठीक, ये सारे वो तुम्हारे कारक है जिसके हिसाब से हम पहचान सकते हैं कि हमारा देश का विकास कर रहा है, ठीक है। अगली बात वो जो मेरे पास नेक्स्ट है वो है देश की औसत आय की गणना, ठीक है, कैसे निकालते हैं। कह रहे प्रत्येक देश के लिए औसत आय की गणना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में की जाती है, ठीक है। भाई जो हमारे पास एक डॉलर है ना, डॉलर का सिंबल होता है एस लगा के एक कट मार देना, ठीक है, ऐसा एस बनाया और क्या एक कट मार देना, ठीक, ये डॉलर का सिंबल है। तो अगर तुम्हें कभी भी ये पता लगाना कि हमारे देश का विकास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा तो उसको डॉलर में कंपेयर करते हैं। मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं भाई, मैंने शायद 2016 में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं 2016 में चेक किया था कि जो $1 है, ठीक है, उसकी वैल्यू मेरे पास थी शायद 50 समथिंग के आसपास, ठीक है, 56 के आसपास थी 2016 में शायद, ठीक है। लेकिन अगर तुम अब जाके चेक करोगे ना, ठीक है, वो तुम्हारे पास 80-82 के बराबर है। $1 की कीमत तुम्हारे पास कितनी है भाई, 82 रुपीज के बराबर है, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है भाई, ये हमारा देश विकास नहीं कर रहा, वो जो देखो डॉलर में कंपेयर कर रहे हैं हम, हर एक मतलब कि अपने देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा से कंपेयर करते हैं। तो अगर हमारे देश की मुद्रा हमें ज्यादा देनी पड़ रही है, देखो पहले हमें सिर्फ $1 के बदले 56 रुपए देने पड़ते थे, अब हमें 82 रुपए देने पड़ रहे, 82 रुपीज देने पड़ रहे। इसका मतलब क्या भाई, हमारा देश विकास नहीं कर रहा है, ठीक है। अब सुनो भाई, मेरे पास जो अगली चीज है कह रही कि एक विकासशील और विकसित देश की मुख्य विशेषता है। हम भाई पढ़ने वाले कि विकासशील देश क्या होता है, ठीक है, और विकसित देश क्या होता है, ठीक है। देखो भाई सबसे पहला हम बात करते हैं विकसित देश, ठीक, ये सिर्फ तुम्हारे पास हेडिंग है और हेडिंग के अंदर तुम्हें बना के लिखना होता है, क्योंकि भाई वन शॉट है तो वन शॉट में ऐसा ही होता है, ठीक है। तुम्हें समझ में आना चाहिए और मैं तुम्हें लिखवा दूंगा बच्चों, पूरा पैराग्राफ है, इसको पढ़ के करो तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें समझना है, उसके अंदर फिर तुम्हें बना के लिखना है। तुम्हारी हेडिंग एग्जैक्ट मैच करनी चाहिए हमेशा, ठीक। अगर हेडिंग मैच नहीं करती है तो तुम्हें दिक्कत आएगी, ठीक है। हम पहले बात करते हैं कि भाई मेरे पास है विकसित देश कौन सा होता है, ठीक है। हाँ भाई हम पहले बात करते हैं कि विकसित देश कौन सा है। विकसित देश वो होते हैं जो विकास कर चुके हैं, ठीक है। सुनो पहले मेरे पास अगर है कि नई तकनीक व विकसित उद्योग है, बात समझ आ रही है क्या बोला मैंने। जो मेरे पास विकसित देश होते हैं वो विकास कर चुके होते हैं, इसमें मेरे पास नई नई तकनीक होती है और क्या है विकसित उद्योग होते हैं, बिजनेस अच्छे खासे चल रहे होते हैं। दूसरा उच्च स्तरीय रहन सहन, वहां के लोगों का जो स्टैंडर्ड है, ठीक है। देखो जिस देश के लोगों का रहन सहन काफी ज्यादा ऊंचा होता है, ठीक है, ऊंचे स्तर का होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, वो देश क्या है विकसित है, ठीक है। अगला उच्च प्रति व्यक्ति आय, भाई जो प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, मान लो 2-2 लाख में, 6-6 लाख में, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, ठीक है, वो देश विकसित होता है, और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय कम होती है वो देश क्या है विकसित नहीं होता, ठीक। अगला है साक्षरता उच्च दर, मतलब कि पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा है वहां पे, लिटरेसी रेट बोलते हैं इसको। जिस देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा होती है उस देश को
हम ज्यादा विकसित मानते हैं, और जिस देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम होती है हम उसको विकसित देश नहीं मानते हैं। ठीक है, अच्छा पढ़े लिखे का मतलब है टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, ये नहीं कि तुम बुक रटे बैठे हो बहुत सारी, ठीक है, तुमने वो बीरबल की कहानी पढ़ रखी है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर मेरे पास अगला है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर। ठीक है, जो लोग वगैरह ना उन सब की जो स्वास्थ्य स्थिति है वो क्या थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। जिस देश के अंदर हर एक इंसान की जो स्वास्थ्य की स्थिति है अगर ज्यादा अच्छा है हम बोलेंगे देश विकसित है, और अगर बहुत सारे बीमार लोग उस देश के अंदर हम बोलेंगे क्या जो स्वास्थ्य हो क्या अच्छा नहीं है। भाई हम कैसे पता लगते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर पर नियंत्रण। ठीक है, जिस देश ने अपने देश के अंदर कोई सा देश है उसने अपने देश के अंदर अगर जन्म दर और मृत्यु दर इस पे नियंत्रण पा रखा है, कंट्रोल पा रखा है, हम क्या बोलेंगे भाई वो विकसित देश है। अगली बात करते हैं विकासशील देश। भाई विकासशील देश हमारे पास ऐसे देश होते हैं जिन्होंने विकास नहीं किया। ठीक है, जिनका विकास नहीं होगा। पहला मेरे पास है औद्योगिक रूप से पिछड़े होते हैं। भाई वहां पे ना कोई सी इंडस्ट्री नहीं होती, कोई सा बिजनेस नहीं चल रहा होता। अगर हम नॉर्मली बात करें 1947 में 1947 में हमारे देश के अंदर सिर्फ 2 से 3 फैक्ट्री हुआ करती थी। पहला सीमेंट की फैक्ट्री, कोयले की फैक्ट्री, ठीक है, रुई की, कपास की, बस इन सब की फैक्ट्री, और कोई सी फैक्ट्री नहीं होती थी। अब तुम देखोगे भाई तुम्हारे पास इतनी सारी फैक्ट्री है कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, फिर तो पहले तो पता लगी कि जो मेरे पास जो विकासशील देश होते हैं, विकासशील देश हमारे पास ऐसे देश हैं जहां पे सबसे पहली चीज जो उद्योग है वहां का काफी पिछड़ा होता है। ठीक है, उद्योग पिछड़ा होने के साथ साथ वहां के जितने भी बिजनेस वगैरह चलते हैं वो ढंग से चलते नहीं है। ठीक, वहां पे नई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, एक तो मेरे पास क्या टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी कम होने के साथ साथ वहां पे कोई से भी काम करने का तरीका नहीं है, वहां के लोग पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, इसे हम क्या बोल देंगे भाई विकासशील देश बोल देंगे। ठीक है, फिर हम अगर दूसरी बात करें मेरे पास है निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है। निम्न प्रति व्यक्ति आय का मतलब सुनो, मैं तुम्हें बताया कि जो विकसित देश होते हैं विकसित देश के अंदर जो प्रति व्यक्ति आय वो उच्च होती है। ठीक है, और जो मेरे पास विकासशील देश है जो जिनका विकास नहीं रुका और वहां पे क्या प्रति व्यक्ति आय क्या कम होती है। ठीक है, तो ध्यान रख के चलना है। ठीक है, फिर साक्षरता दर नियम। भाई यहाँ पे क्या होता है कि जो पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या कम होती है। ध्यान रखना, तुम ना अपने आस पड़ोस में देखना। ठीक, देखो पर तुम ना खुद पता लगा सकते हो कि भाई तुम्हारी जो कॉलोनी है, जो तुम्हारा जो इंडिया है वहां पे पढ़े लिखे लोग ज्यादा है या फिर अनपढ़ लोग ज्यादा है। तुम ना अपने घर के आसपास देखना, ठीक, कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तुम देखोगे अच्छा भाई पढ़े लिखे का मतलब है कि जिनके पास थोड़ी सी अच्छी नॉलेज हो। ठीक है, और उनको नौकरी भी मिल जाई हो। ठीक है, अब सुनो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई किसी ने ऐसे बहुत सारा ओपन से पढ़ पढ़ के ऐसी पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, और उसके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो भाई उसको हम अनपढ़ के समान ही मानते हैं। ठीक, तो जिस देश के अंदर ना साक्षरता दर कम होती है, ठीक है, पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या क्या है कम होती है, उस देश को विकासशील देश बोला जाता है। ठीक है, अगला मेरे पास है सामान्य रहन सहन है। ठीक है, बात समझ आ रही है। देखो भाई जो सामान्य रहन सहन है अगर हम इसकी बात करते हैं मेरे पास क्या आ जाएगा, जिस देश के लोगों का जो रहन सहन है वो समान होता है। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे भाई वो देश क्या है विकासशील है। बात में आ गई। अगर ऐसा होता है ना कोई सा भी देश है उसमें अगर किसी लोगों का ना रहन सहन काफी ऊंचा है, एकदम हाई स्टैंडर्ड के हो, सबके पास कार है, ठीक है, अपना व्हीकल अपना मकान सबके पास है। ठीक है, तो जिस देश में अपना जिन लोगों के पास अपना परिवहन हो, ठीक है, उनको खाने पीने की कमी ना हो, ठीक, इसे हम क्या बोल देंगे हाई स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर जिस देश के लोगों का जो रहन सहन है काफी सामान्य होता है हम उसे क्या बोल देंगे भाई वो विकासशील देश है। मेरे पास अगला है बेहतर स्वास्थ्य का भाव। ठीक है, मतलब कि मृत्यु दर अधिक है यहाँ पे। जिस देश में मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती है ना, ठीक, वो देश विकासशील देश होता है। ठीक है, मतलब उस देश के अंदर जैसे मैं तुमसे बोल दूं कि भाई बीमारी से बहुत सारे लोग मरते जा रहे हैं। बीमारी से लोग क्यों मर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटी कम है, हॉस्पिटल वगैरह नहीं यहाँ पे, और हॉस्पिटल वगैरह नहीं है इसका मतलब ये देश क्या विकासशील है। यहाँ पे हॉस्पिटल है नहीं, तुम गांव वगैरह में जाओगे ना बहुत पिछले गांव में वहां पे हॉस्पिटल नहीं होते। ठीक, लोग के बीमार हुए मर जाते हैं। ठीक, हल्का बुखार हुआ, ठीक है, वो मर गए। तो अब जहां पे मृत्यु दर ज्यादा है, ठीक है, जहां पे मृत्यु दर ज्यादा होती है हम क्या बोल देंगे वो मेरे पास एक टाइप का विकासशील देश है। ठीक है भाई, अब सुनो हम अगली बात करते हैं आर्थिक योजना क्या होती है। यानी कि देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना। ठीक है, आर्थिक योजना का मतलब है हमारे देश में जो जो संसाधन उपलब्ध है उन सबका प्रयोग इस तरीके से करना कि भाई जो देश है ना वो पूर्ण रूप से विकास कर जाए। ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं आर्थिक योजना। दोबारा बोल रहा हूं भाई,
आर्थिक योजना का मतलब होता है देश के संसाधन, देश का पैसा यूज करके देश का विकास करना, इसे हम क्या बोलते हैं? आर्थिक योजना बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो भाई, पहले मैं तुम्हें ना राष्ट्र, पहले तो तुम बता रहा हूँ कि देश की आय, ठीक है, हमारे देश की आय का, मैंने देश का आय पता था मैंने, देश के आय का मतलब है हमारे देश के लोगों ने जितना भी पैसा कमाया है, हमारे देश के सामान्य निवासी ने जितना भी पैसा कमाया है, उसे हम क्या बोलते हैं? मतलब कि एक तरीके से देश की आय बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? राज्य की आय बोलते हैं, फिर मान लो अपने देश की आय बोल देंगे। ठीक, लेकिन अगर बात करें भाई राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? ठीक है, राष्ट्रीय आय जो तुम्हारी घरेलू आय है। सुनो, हमारे देश में सामान्य निवासी द्वारा जो भी आय अर्जित की जाती है, उन सबको अगर हम उसका जोड़ देते हैं, उसका योग करते हैं, हम उसको बोल देंगे घरेलू आय। लेकिन अब अगली बात सुनो, ऐसा होता है, सबको ये वाली बातें पता होगी, हमारे देश से लोग जाते हैं दूसरे देश में काम करने, और दूसरे देश से लोग आते हैं हमारे देश में काम करने। ठीक है, देखो भाई, दूसरे देश का जो कोई सा भी दूसरा देश है, उस देश के लोग अगर हमारे देश में काम करने आए तो पैसा कमा के ले जाएंगे। ठीक है, वो क्या, पैसा कमा के ले गए। ठीक, उसके बाद अब कुछ लोग वहां से, देखो मैं ऐसा बोला हूं, वहां से यहाँ पे आए, पैसा कमा के ले गए, अब कुछ लोग यहाँ से वहां भी जाते हैं तो पैसा कमा के लेके आते हैं। ठीक, तो इनके बीच का जो अंतर होता है ना, हम इसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं। देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मान लो हमारा जो देश है, ठीक है, हमारे देश में टोटल इनकम हुई मान लो 100 रुपए। ठीक है, फिर अब इसमें हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, वो डिपेंड करता है। सबसे पहला मैं बोल रहा हूँ, दूसरे देश के लोग यहां से कमा के ले गए मान लो 30 रुपए। कितने कमा के ले गए? 30 रुपए कमा के ले गए। ठीक है, तो 30 रुपए, चलो मैं पहले ना जो आएगा वो बोलता हूँ। हमारे देश में कितने कमाए? 100 रुपए, सिर्फ हमारे देश के अंदर अंदर कमाए 100 रुपए। ठीक है, फिर हमारे देश के लोगों ने दूसरे देश से कमा के लेके आए मान लो 40 रुपए। ठीक है, तो कितने हो गए? 140। अब ऐसा भी तो होगा, जो दूसरे देश के लोग हैं वो हमारे देश से पैसा कमा के ले गए होंगे, वो मान लो कि भाई वो 30 रुपए कमा के ले गए हमारे देश से, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिया हमने। ठीक है, हमारे देश के लोगों ने कमाया दूसरे देश से 40 रुपए, दूसरे देश के लोगों ने हमारे देश से कमाया 30 रुपए, तो हमने मतलब कि 10 रुपए एक्स्ट्रा कमाए। तो हमारी जो टोटल राष्ट्रीय आय है 100 और प्लस में 10, 110। तो राष्ट्रीय कितने है भाई? 110। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा केस लेते हैं। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि भाई टोटल जो हमारे देश में इनकम कमाई है वो 100 रुपए कमाए हैं। ठीक है, हमारे सिर्फ देश के अंदर अंदर 100 रुपए। फिर हमारे देश के लोगों ने दूसरे देश से जो पैसा कमाया वो मान लो कमाए हैं 35 रुपए। ठीक है, लेकिन हमारे देश के लोगों ने दूसरे देश से पैसा कमाया 35 रुपए। ठीक है, और फिर जो दूसरे, देखो ये वाली पहली बात समझ आ रही है, जो हमारे पास, जैसे ऐसा बोल दूं, हमारे देश के लोग दूसरे देश में गए, ठीक है, वहां जाने के बाद क्या है, वो वहां से 35 रुपए कमा के लेके आए, लेकिन दूसरे देश के जो लोग हैं, दूसरे देश के लोग हमारे देश के अंदर आए और वो यहां से कमा के ले गए मान लो 50 रुपए। बात समझ आ रही है? मैंने ऐसा बोला कि हमारे देश के लोगों ने कमाए 100 रुपए। ठीक है, उसके बाद जो हमारे देश के लोग जो बाहर से कमा के लेके आए वो कमा के लाए 35 रुपए। ठीक, बाहर के लोग जो हमारे देश में कमा के ले गए हैं वो ले गए हैं 50 रुपए। ठीक है, तो अब मेरे पास पता है क्या भाई, पैसे ज्यादा ले गए, वो कितने ले गए? 15 रुपए एक्स्ट्रा ले गए, तो हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय है 85 रुपए हो जाएगी। बात समझ आ गई? ये ध्यान रख के चलना है। ठीक है, तो बोलते हैं आयात माइनस निर्यात। ठीक है, हमने निर्यात किया, निर्यात में से आयात को माइनस कर दो। ठीक है, देखो आयात का मतलब है दूसरे देश से सामान खरीद के लाना, ठीक, और निर्यात का मतलब है दूसरे देशों में सामान जाके बेचना। ठीक, इसके बीच का जो अंतर होता है ना, हम उसे बोलते हैं राष्ट्रीय। तो देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। वास्तव में देश में जो आय उत्पन्न हुई है वो, ठीक, और जो विदेशों से प्राप्त हुई है वो, इनके जोड़ को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय बोलते हैं। भाई प्रति व्यक्ति आय के बारे में मैं तो बता चुका हूं वैसे, ठीक है, फिर भी दोबारा बता रहा हूं कि भाई प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो राशि मिलती है, उसे हम प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। वाली बात बता चुका हूं, ठीक है, कि हमारे देश की जितनी इनकम है वो उसके ऊपर, जनसंख्या को नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे कि भारत मध्य आय वर्ग के देश में आता है। भाई जो भारत है ना वो मध्य में आता है। ठीक है, तो कह रहे कि क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में केवल 6700 यूएस डॉलर थी। ठीक है, पास में आ गई। और अदर अच्छा पता है जो यूएस के जो लोग हैं वहां पे उनकी जो आय है वो 1.5 लाख डॉलर होती है। हमारे पास सिर्फ कितने 6700 है ना, 6700 डॉलर है। ठीक, लेकिन
अदर कंट्री के जो लोग हैं, जैसे मान लो कि अमेरिका की बात करते हैं, उनकी $1.5 लाख है। अब सोच लो कितने कम है, $1.5 लाख, तो सोचो कितने पीछे हम सब। ठीक है भाई। अब देखो मेरे पास अगला है शिशु मृत्यु दर क्या होती है, साक्षरता दर क्या होती है। पहले हम बात करते हैं कि शिशु मृत्यु दर, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। ठीक है, देखो 1000 बच्चे पैदा हुए, उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मर गए, 1 साल से कम वाले, हम उसे क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। मेरे पास अगला है साक्षरता दर, क्या 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग में साक्षर संख्या का अनुपात। ठीक है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं साक्षरता, लिटरेसी, समझदारी या फिर पढ़े लिखे। ठीक है, मेरे पास नेक्स्ट है निवल उपस्थित अनुपात क्या होता है, क्या 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7%। मैं ऐसा बोला हूं, टोटल हमारे देश में जितने भी 14 और 15 साल के लड़के हैं, ठीक है, उन सबको पहले एक जगह कर लो। ठीक है, फिर उन बच्चों में से जो जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको लिखो ऊपर। ठीक है, उनको डिवाइड कर दो कुल से। मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे पास टोटल जो देश में ना बच्चे हैं 14 से 15 के, मान लो सिर्फ 10,000 है। ठीक है, उनमें से सिर्फ 100 बच्चे क्या है कि स्कूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो भाई 0 से 0 काट दो, तो क्या है 1:100। ठीक है, मतलब कि हर 100 बच्चे में से एक बच्चा क्या है स्कूल जाता है, जो 14-15 साल का है। तो भाई वाली बात होता है कि मेरे पास निवल उपस्थित अनुपात क्या होता है, 14-15 साल के जो बच्चे हैं ना वो कौन कौन स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, उसका वही है। मेरे पास अगला है BMI। ठीक है, जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स है। ठीक, बॉडी मास इंडेक्स इंसान की हाइट और उसके शरीर के वजन के हिसाब से नापा जाता है। कह रहे शरीर का द्रव्यमान सूचकांक, पोषण वैज्ञानिक, कह रहे किसी वयस्क के अल्प पोषित, भाई अल्प पोषित का मतलब है शरीर में पोषण की कमी होने की जांच कर सकते हैं। किस इंसान के शरीर में पोषक तत्व की कमी है उसके शरीर और हाइट के हिसाब से आराम से पता लगा सकते हैं। कह रहे कि यदि 18.5 से कम है तो व्यक्ति कुपोषित है। ठीक है भाई, तुम ना गूगल पर डालो कि हाउ टू कंप्यूट BMI, कभी भी जाना गूगल पर डालना हाउ टू कंप्यूट BMI, तुम्हें अपने आप बता, तुमसे हाइट पूछेगा, तुम्हारा वजन पूछेगा, तुम्हें बता देगा। अगर कोई किसी का 18.5 से कम आता है तो व्यक्ति कुपोषित है। ठीक है, अगर 25 से ऊपर आता है तो मोटापे से ग्रस्त है। ठीक, अगर 18 पॉइंट कुछ आया तो कुपोषित है, इससे अगर कम आता है ना तो कुपोषित है, बहुत ही पतला है। और अगर तुम्हारा इससे ऊपर मतलब 25 से ऊपर आता है, ठीक, तो बहुत ही मोटापे में हो, लेकिन इनके बीच में ना तो भाई स्वस्थ है वो। ठीक है, फिर हम अगली बात करते हैं भाई कि मानव विकास सूचकांक क्या होता है। क्या आय व अन्य कारक को समाकेतिक सूची इसके आधार पर किसी देश को उसकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। देखो भाई, मैं ऐसा बोल रहा हूं, एक जो देश है ना उस देश को हमेशा उसकी गुणवत्ता के आधार पर नापते हैं, बोलते हैं भाई इस देश के अंदर क्वालिटी क्या है। ठीक है, फिर क्या है कि यह विभिन्न देश में विकास के स्तर का मूल्यांकन करने का मापदंड है। देखो भाई, जैसे मैंने तुम्हें BMI बताया, BMI इंसान के शरीर को मापता है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास है मानव विकास सूचकांक, ये देश में कितना विकास हो रहा है इन बातों को मापता है। कह रहा है इसमें देश की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, लोग कितने पढ़े लिखे हैं, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर नापते हैं। देखो जैसे मैं तो बता ना कि मैं तो बता BMI, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, इसको कैसे नापते हैं, इंसान के वजन से, हाइट से। ठीक है, ऐसे नाप लेते हैं, वजन कितना है उसका और हाइट कितनी है उसकी, इसके हिसाब से नापते हैं और उम्र देख लेते हैं कितनी है। ठीक है, फिर लेकिन अगर हम बात करते हैं मानव विकास सूचकांक की, उसमें 3 चीज देखते हैं, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय। तो इन देश का नापने के लिए ना 3 चीज देखते हैं कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उसमें कितने लोग स्वस्थ हैं और कितने लोग क्या भाई बीमारी से ग्रस्त हैं। ठीक, इसके आधार पे मानव विकास सूचकांक को देखा जाता है। ठीक है भाई, मेरे पास अगला है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान भाई 136वें नंबर पे, सोच लो 136वें पे, कितना पीछे है। ठीक, होता नहीं मतलब 1 2 3 4 5 बोलते हैं, फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, 136वें नंबर पे हमारा देश, इसको याद रख के चलना है। ठीक है भाई, हम अगली बात करते हैं विकास की धारणीयता क्या होती है। कह रहा विकास की धारणीयता से अभिप्राय है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना। ठीक है भाई, विकास की धारणा का मतलब हम समझ रहे हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना तथा वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों के साथ भावी पीढ़ी की जरूरत का ध्यान रखना। मैं ऐसा बोला हूं कि देखो सबसे पहले विकास का मतलब क्या होता है, विकास का मतलब है अपने पर्यावरण को देखते हुए हमें विकास करना है।
दूसरी चीज, अपनी जरूरतों को देखते हुए जो आने वाली पीढ़ी है उनकी जरूरतों को पूरा करना। तुमने भाई देखा होगा लोग बोलते हैं पेट्रोल बचाओ ताकि जो आगे आने वाले लोग हैं ना उनको पेट्रोल मिल सके। ठीक है, बात समझ है। फिर अगर हम ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसमें ये आता है आज से 200 से 300 साल बाद लोगों को पेट्रोल के बारे में पता नहीं होगा पेट्रोल क्या होता है, सारा पेट्रोल खत्म हो चुका होगा। ठीक है, फिर भाई हम अगली बात कर रहे हैं विकास की धारणीयता की विशेषता है। भाई सुनो, हम ना ये देख रहे हैं कि विकास की धारणा की क्या क्या विशेषता होती है। सबसे पहले संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। भाई संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करने का, अच्छा तुम्हें सबको लिखना भी है बाद में ना, जब वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद तुम्हारे पास वीडियो पहुंच जाएगी। ठीक है, तुम्हें हर एक हेडिंग को डिफाइन करना है, फिर मैं तुम्हारा काम चेक करूंगा सबका। ठीक है, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग है, तो इसका मतलब है कि भाई हमें संसाधन का इस तरीके से उपयोग करना चाहिए कि हमारी आवश्यकता तो पूरी हो जाए और जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी वो संसाधन मिल सके। ठीक है, दूसरा कह रहे कि नवीकरणीय संसाधन का अधिकतम उपयोग। भाई जो जो नई नई टेक्नोलॉजी आई है ना उसका उपयोग ज्यादा करना चाहिए ताकि जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी सुरक्षित रहे। जैसे मान के चलो भाई पहले के टाइम पे ना जो ट्रेन है, ट्रेन चलती थी कोयले से, ठीक, अब ट्रेन चलती है बिजली से। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे, भाई बिजली भी अब कोयले से ही बनती है। ठीक, लेकिन अब ना एक आती है हाइड्रो पावर बोलते हैं उसको। अब ज्यादातर देश में बिजली जो है हाइड्रो पावर से बनती है। ठीक, तो और बहुत सारे तरीके पवन चक्की वगैरह होती है इन सब से। तो हमें क्या है नए नए तरीके का उपयोग करना चाहिए। अगला वैकल्पिक संसाधन ढूंढने में मदद। ठीक है, हमें और क्या करना चाहिए भाई, जो भी, अच्छा वैकल्पिक का मतलब है और ऑप्शन ढूंढो। जैसे मान लो पहले क्या है, लोग क्या सिर्फ ट्रेन से जाते थे, ठीक, अब लोगों ने अपना व्हीकल ले लिया। ठीक है, और जैसे मान लो कि मैं तुमसे ऐसा बोलता हूं कि अगर हमें देश का विकास करना है ना तो हमें क्या है कि वैकल्पिक संसाधन को ढूंढना चाहिए। ठीक है, क्यों क्या ढूंढना चाहिए, जैसे मान के चलो कि भाई पहले ना लोग क्या है सिर्फ पेट्रोल वाली गाड़ी चलाते थे। ठीक, अब भाई लोग लगा पेट्रोल में दिक्कत आ रही है, अब लोग आ गए सीएनजी पे। ठीक है, अब क्या लोग क्या सीएनजी पे आ गए। तो ये सारी बातें हैं। ठीक, मेरे पास अगला है कि संसाधनों का पुनः उपयोग व चक्रीय प्रक्रिया का बढ़ाव। हमें संसाधनों का बार बार उपयोग करना चाहिए। जैसे मान लो एक प्लास्टिक की पन्नी बन गई, ठीक है, अगर हम दोबारा उस पन्नी को देखो मैंने एक प्लास्टिक की पन्नी ली, उस प्लास्टिक की पन्नी को अगर मैं फेंक दूंगा ना तो उसे बनाने में दोबारा केमिकल लगेगा, दोबारा एनर्जी लगेगी। ठीक, इसलिए उस पन्नी को दोबारा बार यूज करो। भाई कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में अपना झोला लेके जाते हैं खुद, तुम चेक कर लेना। ठीक है, वो अपना कपड़े का झोला खुद लेके जाते हैं। भाई क्या पता पन्नी कैसी हो, पन्नी किससे बनी हो, कुछ पता किसी को, कुछ नहीं पता। अपने घर के कपड़ों में भरोसा रखा करो। जब भी मार्केट वगैरह सामान ले जाओ ना तो खुद का एक झोला ले लो, 2-3 झोले। तुम्हें पता है ये चीज लेनी है, 2-3 झोले उठा लो। मान लो आलू टमाटर लेने, आलू नीचे रख दो, टमाटर ऊपर रखवा लो। ठीक, चलो आलू टमाटर गोभी लेनी है, आलू रखवा लो, गोभी रखवा लो, फिर टमाटर रखवा लो, एक ही झोले के अंदर आ गया। तुम्हें दाल चावल छीन लेनी है, बोरे उठा लो पूरे, ऐसा होता है। वरना अपना झोला लेके जाओ, अलग अलग भर के ले आओ। तो इससे क्या है कि हम बोलते हैं पुनः चक्रण। तुम्हें सबके अंदर एग्जाम्पल दे के समझाना है। हाँ भाई मेरे पास अगला है, कह रहा नवीकरणीय साधन क्या क्या होते हैं। भाई देखो कह रहे कि भूमिगत जल नवीकरणीय साधन के उदाहरण है। ठीक, फसल और पौधों की तरह इन साधनों का पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ कह रहे कि लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। देखो मेरे पास यहाँ पे कह रहा है कि नवीकरणीय साधन कौन से होते हैं। देखो भाई मेरे पास ना साधन दो प्रकार से होते हैं, एक है नवीकरणीय साधन, दूसरा मेरे पास है गैर नवीकरणीय साधन। नवीकरणीय साधन वो सारे साधन होते हैं जिनको हम दोबारा से बना सकते हैं। ठीक, मान लो पानी का बार बार यूज करना। ठीक है भाई, मतलब पानी कभी धरती से खत्म नहीं होता। तुमने अगर 9th क्लास में साइंस पढ़ी होगी उसमें लिखा था मतलब एन एटम नेवर कैन बी क्रिएटेड एंड नेवर कैन बी डिस्ट्रॉयड। एक जो अणु है, परमाणु है, जो उसको ना तुम खत्म कर सकते हैं ना इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात पता है सबको कि नवीकरणीय साधन क्या होते हैं। नवीकरणीय साधन वो सारे साधन होते हैं जिनको हम बार बार बना सकते हैं। मान लो कि सूर्य का प्रकाश, इसे यूज करो। ठीक, ये क्या नवीकरणीय है, एक दिन आया फिर रात हुई दोबारा आ गया। ठीक, ये कभी खत्म नहीं होगा। अब तुम पेट्रोल यूज करने में लगे पड़े हो। ठीक है, तो ये एक बार खत्म हो गया ना दोबारा नहीं आएगा ये। ठीक है, फिर मेरे पास अगर उदाहरण के लिए, इसके भाई कुछ उदाहरण पढ़ रहा हूं मैं। कह रहा हूं उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा ही रही तो पुनः पूर्ति के लिए अधिक प्रयोग करते हैं। देखो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर ना जो बारिश का पानी है उसको एक बार यूज कर लिया तो दोबारा आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या तो करेगी, तो हम इस साधन का अति प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई ध्यान रख के चलना, हम क्या है सबसे ज्यादा हम यहाँ पे पानी यूज करते हैं। तो हम ट्राई मार लेना
तुम ना एक दिन ना घर में बैठना, बस ये देखना कि हमने कितना कितना पानी यूज किया है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते करते मेरे पास गैर नवीकरणीय साधन है। ठीक है, अब भाई गैर वो होते हैं जिनको हम दोबारा से नहीं बना सकते। तो कह रहा है कि गैर नवीकरणीय साधन वे हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, मान लो पेट्रोल हो गया, ठीक है, इसको एक बार यूज कर लेना वो खत्म हो जाएगा। ठीक, कह रहे कि इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इन्हें पुनः पूर्ति नहीं हो सकती, मतलब इसको दोबारा नहीं लाया सकता। जैसे मान लो कि हम धरती के अंदर से तेल निकाल रहे हैं, ठीक, या फिर हम धरती के अंदर से कोयला निकाल रहे हैं, तो अब क्या है कि भाई जो धरती से हमने तेल निकाला, कोयला निकाला, ये ऐसी कंडीशन आ गई जहां पे हम उसका दोबारा पूर्ति कर नहीं सकते। एक बार कोयला खत्म हो गया, दोबारा तुम ला नहीं पाओगे, कहां से लाओगे भाई? उसको बनाने में करोड़ों साल लगे। डायनासोर वगैरह देखो ऐसा होता ना, तेल कैसे बना, बड़े बड़े जानवर वगैरह धरती के अंदर दब के मरे थे, ठीक, उससे तेल निकल रहा है। दूसरा, कोयला कैसे बना, बहुत सारे जो लकड़ी वगैरह है, पेड़ वेड़ दब गए थे, ठीक है, तो अब दबने के कारण से करोड़ों साल लगे, करोड़ों नहीं बोल सकते, फिर भी चलो ठीक बोलते हैं कि भाई हजारों साल लगते हैं उसको बनने में। तो ये चीज क्या है कि इतने लंबे साल में बना है। अब क्या करेंगे, पता लोग क्या करते हैं, अब कुछ लोग ना ऐसा दिमाग देते हैं कि बहुत सारे पेड़ को काट वाट के धरती के अंदर दफना दो और ना लोगों को कोयला बाद में मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, वो बहुत ही ज्यादा नीचे जाते हैं, उसके बाद जाके निकलता है वो। ठीक, कभी कोई ना पता करना है कि कोयले की खान है उसकी गहराई कितनी होती है। दूसरी बात पता करना जो तेल का कुआं होता है उसकी गहराई कितनी होती है। ये सारी बातें, ठीक है। तो भाई देखो तुम्हें ना सारी बात समझनी क्या है, तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। ये तुम्हारा चैप्टर जो फर्स्ट है, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट तुम्हारा कंप्लीट हुआ है। इसके बाद ना तुम्हारे पास क्या होगा, इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट के जो तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी एक तुम्हारे पास अगली वीडियो आएगी, ठीक है, उसमें तुम्हारी लाइव क्लास नहीं होगी, जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो तुम्हें रिकॉर्डेड मिलेगी। ठीक है, ये तुम्हारी लाइव क्लास थी, तो इसके बाद देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।